देखो अगर नो सो आज जो है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट समिट और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस पढ़ ले रहे हैं जो कि हमारे सिविलिटी के एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ कॉन्फ्रेंस है जो रिसेंट कॉन्फ्रेंस भी हम लोग पढ़ लेते हैं और जो भी तमाम इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुआ है, ज्यादातर जो कॉन्फ्रेंस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्लाइमेट रिलेटेड पढ़ रहे हैं, यानी क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे जो है बहुत तरीके का क्या किया गया, कॉन्फ्रेंस किया गया। कई बार देखा जा रहा है कि सिविलिटी के एग्जाम से जो है इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो समझते हैं कि इन्वायरमेंट को रोकने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाइमेट को जो क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है उसको लेकर जो है बहुत ग्लोबल लेवल पे बहुत तरीके का जो है बैठक हो रहा है और उस बैठक में बहुत तरीके का जो है इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज को जो है कॉम्बेट कर सके, बचा सके। तो अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज के बारे में तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो है सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस होता है जिस कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। 1987 में क्या होता है, एक कॉन्फ्रेंस होता है ना, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। 1987 में एक कॉन्फ्रेंस होता है, इस कॉन्फ्रेंस को हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब बात है कि ये मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है। सो मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बेसिकली क्या है, एक ग्लोबल लेवल पे किया गया एक कॉन्फ्रेंस है 1987 में। और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन टाइटल था, इस मेन कॉन्फ्रेंस का टाइटल यही था कि किस तरीके से जो है हम लोग ये जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कार्बन इमिशंस, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारा क्या हो रहा है, ओजोन लेयर पूरे तरीके से डिप्लीट कर रहा है। और ओजोन लेयर के नुकसान होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस जो इतना ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर का जो है क्षति हो रहा है, जिसके कारण दिन पर दिन ओजोन लेयर देखा जाए तो काफी ज्यादा डिक्रीज होते जा रहा है और धीरे धीरे करके जो है वो छिद्र होते जा रहा है। इसी को रोकने के लिए पहला बार 1987 में क्या होता है, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन ही ये था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, है ना। सो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, जिसको हम लोग कहा जाता है, ओजोन लेयर को क्या कहा जाता है, ओजोन लेयर को कहा जाता है अम्ब्रेला ऑफ अर्थ, है ना। लेकिन ये ओजोन लेयर धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। बैठो। बैठो, तुम लोग का टाइम है। हाँ, तो ये जो है कुल मिला के देखा जाए तो मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होता है उसका मेन मुद्दा ये होता है कि ओजोन लेयर को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो इसके लिए 1987 पे पहला बार क्या होता है, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, जहां पे कहा जाता है कि हम सभी लोग को मिलकर जो है ग्रीन हाउस गैस का जो उत्पादन है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा और उसको रोकना पड़ेगा। तो ये है एक मॉनिटरियल कॉन्फ्रेंस। इवन देखा जाए तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो है और भी बहुत तरीके का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होता है। जैसे 1972 में सबसे पहला इन्वायरमेंट पे किया जाने वाला एक बैठक है जिस बैठक को कहा जाता है स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। 1972 में क्या होता है कि स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस होता है और ये कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले बात किया जाता है इन्वायरमेंट एडुकेशन का। यहाँ पे चिंता जताया जाता है कि बीते कुछ वर्षों में जो है हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत तेजी से क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और हमारा पर्यावरण जो है बहुत तेजी से क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। और इसको लेकर जो है हम सभी को जो है सतर्क रहने की जरूरत है। और इन्वायरमेंट का नॉलेज हमारे पास जो है, जिसके हमारे पास इन्वायरमेंट का नॉलेज उतना नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ कदम भी नहीं ले पा रहे हैं। और पूरी दुनिया में कोई भी उस समय इन्वायरमेंट लॉ नहीं था, इन्वायरमेंट उस समय कोई मैटर ही नहीं करता था लोग के लिए, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन बीते कुछ सालों में जो है इन्वायरमेंट का जो नुकसान देखने को मिला, बहुत सारा डिसबैलेंस देखने को मिला, डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला, तमाम चीजें देखने को मिली, जिसके कारण 1972 में एक ग्लोबल लेवल पे सबसे पहले क्या होता है, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें सबसे पहले बात किया जाता है इन्वायरमेंट एडुकेशन, कि हमें सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट एडुकेशन देना पड़ेगा, यानी पर्यावरण शिक्षा देना पड़ेगा, जहां पे हम उनको ये टीच करेंगे, ये बताएंगे कि इन्वायरमेंट कितना जरूरी है हम सभी के लिए। और हम इन्वायरमेंट अगर एडुकेशन लेते हैं तो हमारे अंदर अवेयरनेस आएगा, और ये अवेयरनेस क्या करेगा, हेल्प करेगा इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने में, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में।
ये भी, इससे ये भी पता चलेगा कि किस कारण से हमारा कौन सा एक्टिविटी से जो है एनवायरनमेंट पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। खोलो तो ये तमाम तरीके का जो है एक स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस का बताया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस मत बंद करना, बस उसको थोड़ा लगा दो, इसको ये कर दो, अरे इसको कर दो ना, हाँ बस बस छोड़ दो। तो यहाँ पे जो है कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश किया गया है। स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस 1972 में होता है। इसके अलावा एक और कॉन्फ्रेंस होता है, वो भी इन्वायरमेंट पे होता है। जो भी इन्वायरमेंट एजुकेशन के ऊपर जो बात किया गया उसको यूटिलाइज करने की कोशिश किया गया है, यानी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया गया कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर देश में, हर स्टेट जो है क्या करे, उसको क्या करे, एडॉप्ट करे। हर स्टेट जो है इन्वायरमेंट एजुकेशन को कंपलसरी करे अपने स्कूल कॉलेज में। जिस तरीके से बच्चा को शुरू से ही क्या होता है पढ़ाया जा रहा है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसी तरीके से ईएनवीएस भी पढ़ाया जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ाया जाएगा, जिससे उनको नॉलेज होगा अपने पर्यावरण के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में, उनके एक्टिविटी के बारे में। क्योंकि उस टाइम तक जो है पॉल्यूशन बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था, जिस कारण इन्वायरमेंट नुकसान हो रहा था, है ना। तो कुल मिला के तिबलिस कॉन्फ्रेंस होता है। तिबलिस कॉन्फ्रेंस 1977 में होता है। तो ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, एक अनदर इंपॉर्टेंट ग्लोबल समिट होता है, जिस समिट में जो है सबसे पहले बात किया जाता है कि इन्वायरमेंट एजुकेशन शुड बी कंपलसरी फॉर ऑल द स्कूल्स एंड ऑल द कॉलेजेस, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच टीच every people's, every citizen that how we should behave, how we should make a relations with environment, है ना। और हम लोग को ये बताया जाएगा जहाँ पे कि कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्या क्या चीजें नहीं करना है, और अगर इन्वायरमेंट नुकसान हो रहा है तो हाउ वी कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, व्हाट वेयर द मेथड, व्हाट वेयर द टेक्निक्स, जिसके माध्यम से हम लोग इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि सरकार का और दुनिया में तमाम ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में कहने का कहा गया था कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, सबसे पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आम लोगों को। क्योंकि पर्यावरण का नुकसान और पर्यावरण केवल सरकार और केवल एक समाज के लिए जरूरी नहीं है, ये पूरे लोगों के लिए जरूरी है। तो लोगों का एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट को ठीक ठाक रखे, इन्वायरमेंट को बचा के रखे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखे। इसके अलावा देखा जाए तो बता ही दिए कि बाद में जब ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा समस्या आने लगा और धीरे धीरे ओजोन डिप्लीशन सबसे मेन था, जो हम लिखवा दिया 1987 में सबसे मेन मुद्दा था, जो मॉनिट्रियल कॉन्फ्रेंस आया दुनिया में पहला बार, जहां पे देखा गया कि ओजोन लेयर कुछ काफी सालों में जो है बहुत तेजी से क्या हो रहा है, डिक्रीज हुआ है, और वो पतला हो गया, छिद्र हो गया, जिसके कारण अल्ट्रा वायलेट रे जो है धीरे धीरे पृथ्वी पे आ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा आने वाले समय में तो हम लोग जो है, तमाम लोग जो है अल्ट्रा वायलेट रे से जो है ग्रसित रहेंगे, और कोई भी इस पृथ्वी पे, कोई भी स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रहेगा। यही कारण है कि हमें जरूरी है 1987 में कि इनको क्या करें, प्रोटेक्ट करें, इसको बचाया जाए, तमाम चीजें जो है की जाए। इवन आगे अगर देखा जाए तो मॉनिट्रियल कॉन्फ्रेंस में तो चलो एक तरीके से देखा जाए तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन हाउस गैस का जो कंजम्पशन हम इतना ज्यादा कर रहे थे उसको डिक्रीज और उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई। बाद में 1992 में क्या होता है, एक और कॉन्फ्रेंस होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई दफा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है रायो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रायो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस इज आल्सो नोन एज COP21, COP21। दिस कॉन्फ्रेंस इज आल्सो नोन एज अर्थ समिट। इस कॉन्फ्रेंस को अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बात किया जाता है किसके ऊपर, हाँ, रायो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस को जो है अर्थ समिट भी कहा जाता है ना। रायो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस को अर्थ समिट कहा जाता है और COP21 कहा जाता है, COP21, है ना। क्योंकि इसमें 21 देशों ने क्या किया, शामिल हुआ और बात किया, और एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम के ऊपर बात हो रहा था, दैट इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत तेजी से हमारे दुनिया में क्या होता है, जितने भी जो स्पेसीज है वो बहुत तेजी से क्या हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, और बहुत तेजी से एक्सटिंक्ट हो रहे थे। यही कारण है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत तेजी से नुकसान हो रहा है, और बायोडाइवर्सिटी के नुकसान होने के पीछे बहुत सारा मल्टीपल रीजन है। सबसे पहला रीजन जो था वो डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रैफिकिंग, है ना, पोचिंग, ये तमाम तरीके का जो चीजें थी जो रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि हमारे जितने भी जो पंछियों की प्रजाति है, जानवरों की प्रजाति बहुत तेजी से लुप्त होना स्टार्ट होते हैं, और एक बहुत सीरियस
अलर्ट हम लोग को मिलता है कि अगर बायोडायवर्सिटी इसी तरीके से खत्म होता रहा तो वो भी दिन बहुत दूर नहीं है जहां पे हम लोग भी जो है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बायोडायवर्सिटी है तो फूड चेन और फूड वेब है, फूड चेन फूड वेब है तो हम लोग भी क्या है, जीवित हैं। तो बायोडायवर्सिटी खत्म होगा तो फूड चेन फूड वेब के ऊपर भी क्या होगा, एक डिसबैलेंस होगा, वो डिसबैलेंस होगा तो हमारे लाइवलीहुड के ऊपर, हमारे फूड के ऊपर भी जो है एक बात आएगा, क्योंकि बायोडायवर्सिटी हम लोग को मल्टीपल तरीके से क्या करता है, हेल्प करता है, सस्टेन करता है हमारे जीवन को जीने में, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो 1992 में कॉन्फ्रेंस हुआ, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बना यूएनएफसीसी, कई बार एग्जाम में आ जाता है यूएनएफसीसी, है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, है ना। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बनता है 1992 में, यही जो रायो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस था इसके बाद ये बनाया जाता है। इसका मेन मकसद यही था कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ग्लोबली जो है ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके का क्या करेगा, समिट और अलग अलग तरीके का ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। एक मिनट, आज जो है हम लोग यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि इसी रायो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में जो है एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका मेन काम ही था कि वो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस और समिट को क्या करे, स्टार्ट करवाए पूरी दुनिया में। 1992 में, है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इवन देखा जाए तो इसके बाद भी बहुत तरीके का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 1997 में देखा जाए तो एक और कॉन्फ्रेंस होता है क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल कॉन्फ्रेंस जापान के टोक्यो में होता है और ये कॉन्फ्रेंस का सबसे मेन मुद्दा यही था कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो कार्बन इमिशंस है उसको रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने पे सबसे पहले इस क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो है कहा गया कि जो भी डेवलप्ड कंट्री है, जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, सबसे पहले वे क्या करेंगे, कार्बन प्रोडक्शन को कम करेंगे, है ना। तो जिससे क्या होगा कि हम लोग अपने देश को क्या कर सकते हैं और दुनिया को क्या कर सकते हैं, कार्बन मुक्त बना सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि सबसे पहले डेवलप्ड कंट्री शुड रिड्यूस द कार्बन प्रोडक्शन, है ना। तो जो भी टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री थे, जो सबसे ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करते थे, वो चाहे अमेरिका है और जितने भी ग्लोबल G7 कंट्री है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री आर कॉल्ड द डेवलप्ड इकोनॉमी, एडवांस इकोनॉमी। तो जितने भी उस समय के जो देश थे, राइट, जो लोग हाईली इंडस्ट्रियलाइज थे, जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, उनको कहा गया कि सबसे पहले आप मानेंगे। यानी क्योटो प्रोटोकॉल में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई डेवलप्ड कंट्री को, बिकॉज आप सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आपके पास है तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कार्बन इमिशन कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, तो सबसे पहले आप रिड्यूस करोगे। तो यहाँ पे 1997 में यहाँ पे मान लिया गया बात। लेकिन बात ये आता है कि बाद में जो डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका बाद में मना कर देता है कि हमसे, हमारा अमेरिका कुछ समय तक क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है, लेकिन उसका इकोनॉमी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, वो डायरेक्ट कह देता है, मना कर देता है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड रिड्यूसिंग द कार्बन इमिशन, बिकॉज ये मेरे इकोनॉमी को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, इकोनॉमी को नुकसान कर रहा है। और यही कारण है कि इस क्योटो प्रोटोकॉल जो डेवलप्ड कंट्री कहते हैं कि हम रिड्यूस करेंगे, बाद में इसको क्या करते हैं, वो अपने ही बात से टल जाते हैं। फिर बाद में अगर क्या होता है, 2000 के टाइम पे MDG शुरू होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जहां पे कहा गया था इसी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 15 साल में, यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल हम लोग देख रहे हैं ना 1997 में हुआ, ये इंप्लीमेंट हुआ एक्चुअली 2000 में। तो 2000 से लेके 2015 तक के समय को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना। ये नहीं, सॉरी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG कहा जाता है। 2000 से लेके 2015 तक के युग को कहा जाता है मिलेनियम एरा, इसीलिए इस एज में जो पैदा लेने वाले लोग उनको मिलेनियम एरा भी कहा जाता है, मिलेनियम एज भी कहा जाता है। हालांकि जो है 2015 तक बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब जहां पे बोला गया कि डेवलप्ड कंट्री क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कार्बन इमिशन। शुरुआती समय में तो डेवलप्ड कंट्री रिड्यूस किया, लेकिन 2007-8 में अमेरिका में एक भारी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जिसके कारण अमेरिका क्या करता है, ये जो रिडक्शन है, जो कार्बन इमिशन को जो रिड्यूस कर रहा था, इसको मानने से इनकार कर देता है। इवन देखा जाए 2015 में फिर एक नया कॉन्फ्रेंस होता है, पेरिस एग्रीमेंट, है ना। 2015 में क्या होता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल लेवल पे जो है एक क्लाइमेट
चेंज और कार्बन इमिशंस को रोकने के लिए और पृथ्वी को मतलब कार्बन फ्री बनाने के लिए कार्बन फ्री बनाने के लिए जो है 2015 में क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट होता है। और ये पेरिस एग्रीमेंट जो होता है 2015 में होता है। यहाँ पे भी बात आता है कि भैया हम लोग को क्या करना है, 1.5 डिग्री से लेके 2 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग को क्या करना है, पृथ्वी का टेम्परेचर को कम करना है, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ते आ रहा है। इसी को तो ग्लोबल वार्मिंग कहा गया। टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली बट स्लोली डे बाय डे, है ना, तो जब क्या होता है पृथ्वी का तापमान दिन पर दिन बढ़ते जाता है, तो देखा जा रहा था, साइंटिस्ट कह रहे थे कि पिछले दशक से टेम्परेचर जो है पृथ्वी का बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस मौजूद है एटमॉस्फेयर में, वो सूर्य की किरणों को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको जाने नहीं देते, जिसके कारण पृथ्वी दिन पर दिन गर्म होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है। और गर्म होने से जो है ये तमाम तरीके का चीज हो रहा है कि डेजर्ट हो जा रहा है, लैंड डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं कि वाटर क्राइसिस हो रहा है। तीसरा चीज देख रहे हैं ड्रॉट आ रहा है। चौथा चीज हम लोग देख रहे हैं कि एक चीज देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, बहुत तरीके का, ग्लेशियर पिघल रहा है, ये तमाम तरीके का जो है रीजन देखा जाता है। एक कारण 2015 में ये गोल, ये ऑब्जेक्टिव लिया जाता है, ये लक्ष्य लिया जाता है कि कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तो पृथ्वी का 15 सालों में क्या करना है, कम करना है ना। यानी 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस जो है हम पृथ्वी का टेम्परेचर को क्या करेंगे, ये 15 सालों में कम करेंगे। और यहाँ से एक नया एरा स्टार्ट किया गया, जहां का एम था कि हम पृथ्वी को कार्बन फ्री बनाएंगे, जहां पे एक नया एज शुरू हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जहां पे बोला गया पृथ्वी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ जाएगा, जहां पे हम लोग एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल करेंगे, जहां से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, फॉसिल एनर्जी और कन्वेंशनल एनर्जी का कम इस्तेमाल करेंगे। तमाम चीजें जो है इस समय हो रही थी। इवन देखा जाए तो ये एसडीजी जो होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये डेवलपिंग कंट्री के लिए था मेनली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री दोनों के लिए था, कि जहां पे डेवलपिंग कंट्री को कहा गया कि आप लोग क्या कीजिए, अब कार्बन इमिशन को रिड्यूस कीजिए। जहां पे इंडिया, चाइना, तमाम देश जो थे, जो डेवलपिंग कंट्री थे, जो डेवलप्ड हो रहे थे, इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे, उन लोगों के ऊपर जो है कहा गया, जहां पे बोला गया जीरो कार्बन होगा, जहां पे वाटर सही होगा, जहां पे एजुकेशन मिलेगा, जहां पे सब कुछ ठीक ठाक होगा, सस्टेनेबल सिटी, स्मार्ट सिटी, तमाम तरीके का जो चीजें यहाँ पे कही गई, पॉल्यूशन फ्री सोसाइटी, है ना। तो अब ये 2030 में खत्म होने वाला है, एंड देन 2030 में फिर कोप 31 होने वाला है। क्या होने वाला है, कोप 31 होने वाला है, जहां पे क्या होगा, फिर से सारे दुनिया के देश आएंगे और फिर से आगे कैसे हम लोग को स्ट्रेटजी अपनाना है, कार्बन को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, पॉल्यूशंस को लेकर, ऊपर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, है ना, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये तमाम तरीके का स्ट्रेटजी जो है बनाया जाएगा, है ना। तो ये तमाम कॉन्फ्रेंस है। जो कॉन्फ्रेंस क्या होता है, चलता है, अभी तुमको पता होगा कि रिसेंटली जो है, ये सब तो हम बताएं, इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्फ्रेंस, कितने इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुए हैं। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग तरीके का जो है रोल परफॉर्म करते हैं, जैसे कि G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, है ना। इसमें तमाम देखो है, अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप ऑफ 7 कंट्री का, कुछ इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है G7। क्या होता है G7? G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, दे आर कॉल्ड एडवांस कंट्री, दे आर कॉल्ड एडवांस इकोनॉमी, दे आर डेवलप्ड, दे आर फुल्ली डेवलप्ड, हर तरीके से डेवलप्ड है। और जितने भी जो 7 देश हैं जो इस देश में है G7 में, ये सातों देश जो है, 7 में से 6 देश यूरोप का है और एक देश केवल क्या है, एशिया का है, दैट इज जापान, है ना। ये 7 देश कौन कौन सा है? सबसे पहले शुरू करते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, और एक देश कौन है, कनाडा। ये तमाम 7 देश है जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्री है। इन लोगों को कहा जाता है एडवांस इकोनॉमी, इन लोगों को कहा जाता है ये लोग नॉर्थ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। 7 G7 कंट्री है बाबा, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है ना, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, कनाडा है, इटली है। 7 देश है जो इस ग्रुप ऑफ 7 कंट्री में आता है। ये 7 देश का निर्माण कब होता है? 1975।
ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्री का निर्माण होता है 1975 में निर्माण होता है। ये G7 दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, टॉप इकोनॉमी है। ये पूरा का पूरा क्या करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना। यही टॉप कंट्री है जो सारा ग्रुप ऑफ 7 कंट्री जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अभी रिसेंटली तुम लोगों को पता है 2026 में बियान, जो कि फ्रांस में अभी मोदी जी गए थे G7 के बैठक में। तो हालांकि मोदी जी, इंडिया वाज नॉट द मेंबर ऑफ G7, इंडिया को जस्ट इनवाइट किया गया था कि आओ और गेस्ट के रूप में यहाँ पे हमारे साथ बैठो और हम लोग क्या बात कर रहे हैं वो आप सुन सकते हो, अपना विचार रख सकते हो, लेकिन आपके विचार को माना जाएगा ऐसा बात नहीं है। इंडिया उभरता हुआ देश है, जिसके कारण जो है भारत को जो है एक राइजिंग कंट्री है इंडिया। इंडिया इज राइजिंग कंट्री, द सबसे तेजी से बढ़ने वाला कंट्री है, जिसके कारण, और सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे बड़ा इकोनॉमी है, सबसे बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का, जिसके कारण क्या होता है भारत को यहाँ पे एक एज अ गेस्ट, एज अ ऑब्जर्वर बुलाया गया था। हालांकि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, केवल एशिया का एक ही देश है G7 का मेंबर, जो है G7 मेंबर बनने के लिए भैया टॉप डेवलप्ड कंट्री बनना पड़ेगा, हर तरीके से डेवलप्ड होना पड़ेगा। चाइना भी नहीं है, क्योंकि चाइना का कारण है कि चाइना नहीं होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी G7 कंट्री हैं वो सब के सब क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री एट ऑल, चाइना इज एन ऑथोरिटेरियन कंट्री, है ना। एंड दैट इज व्हाई वो जितने भी देश है सबके सब डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो वो लोग कहते हैं G7 बनना है तो खाली डेवलप्ड होना जरूरी नहीं है, आपका हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एक होना चाहिए, है ना। जिसके कारण क्या होता है, चाइना को नहीं बोला गया, लेकिन जापान वहां पे जो है एक टॉप प्रोड्यूसर, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में, हर चीज के मामले में बहुत आगे है, इवन डेमोक्रेटिक कंट्री। सबसे खास बात है जापान में भी इलेक्शन होते हैं, जापान में भी लोग वोट डालते हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे तरह वोट पैसा पे नहीं होता है, 10,000 पे नहीं होता है ना, बिरयानी पे नहीं होता है, ये तमाम चीजें वहां पे नहीं होती है। लोग वहां के बहुत ज्यादा सक्षम है, जरूरत नहीं उनको 5 रुपया और 10 रुपया का, उनको चाहिए डेवलप्ड कंट्री, उनको चाहिए बेहतर फैसिलिटी, उनको चाहिए बेहतर हेल्थ सिस्टम, उनको चाहिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको चाहिए सिक्योर्ड कंट्री। यही चीज में जो है वो लोग क्या करते हैं, अपना वोट देते हैं, तमाम चीजें। इसके अलावा है G20, है ना, ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, है ना। तो रिसेंट अभी G7 का कहां पे हुआ कॉन्फ्रेंस, फ्रांस में हुआ, ओके। अब G20, अभी G20 कब बनाया गया, ये G20 बनाया गया 1999। अब ये G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, इंडिया वाज द पार्ट ऑफ G20, है ना। बट ये जो G20 कंट्री देख रहे हो, इंडिया क्या है, इसका पार्ट है, इंडिया वाज द पार्ट ऑफ G20, है ना। याद रखना इंडिया जो है G20 का जो है पार्ट है। ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्री क्या है, ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्री टॉप ट्रेड यानी टॉप इकोनॉमी में ये आते हैं। यानी G7 के अलावा देखा जाए तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज क्या करते हैं, दुनिया के ज्यादातर आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 20 देश वर्ल्ड के सबसे ज्यादा क्या करता है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इवन अगर देखा जाए तो ये लोग ग्लोबल गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे आर द टॉप 20 क्या बोलेंगे, ग्लोबल ट्रेडर्स, यानी ये लोग पूरी दुनिया में क्या करते हैं, अपना बिजनेस और व्यवसाय करते हैं। तो ये तमाम तरीके का चीजें जो है हम यहाँ पे बताएं, जो कि G20 है। इंडिया 2023 में इसको होस्ट किया था, है ना। यही कारण है कि अभी टिकट बुक करो, अभी ट्रेन पे जाओ तो वहां पे भी अभी भी लिखा है G20 2023 इंडिया होस्टेड, है ना। और जब ये किया जा रहा था तो इंडिया उस टाइम पे जो है बहुत सारे लोगों को क्या किया था, इनवाइट किया था, क्योंकि भारत में इसका कॉन्फ्रेंस होने वाला था। अलग अलग जगह पे इसका कॉन्फ्रेंस होता है, तो भारत का न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस होता है कब, 2023 में। और मोदी जी उस समय इस कॉन्फ्रेंस के क्या थे, रिसाइडिंग थे, यानी चेयरमैन थे, है ना, जो जिन्होंने क्या किया, होस्ट किया। जिस देश में होता है उस देश का प्रधानमंत्री क्या होता है, उस देश का उस मीटिंग को क्या करता है, लीड करता है। इवन देखा जाए तो इसके अलावा भी जो है, ये कौन सा देश है, ये डेवलपिंग इकोनॉमी है ना। ये कौन सा देश का, मतलब ये ग्रुप ऑफ 20 को क्या कहा जाता है, डेवलपिंग इकोनॉमी, बहुत तेजी से डेवलप्ड होने वाला इकोनॉमी के नाम है ये G20 देश। ये तमाम देश जो लोग डेवलप्ड हो रहे हैं बहुत तेजी से, है ना। इसके बाद आता है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तमाम 5 देश। अच्छा, ब्रिक्स में तो 5 देश आते हैं। ये ब्रिक्स कब बना था, 2009 ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश। साउथ अफ्रीका बाद में मेंबर बना, लेकिन पहले था ब्रिक, BRIC था, बाद में हुआ S, BRICS,
ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये कौन सा देश है? ये साउथ का, ये साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। साउथ का टॉप इकोनॉमी को कहा जाता है ना, साउथर्न टॉप इकोनॉमिक कंट्री, यानी इनको कहा जाता है ये साउथ का। साउथ मतलब समझ रहे हो, ऊपर वाला नॉर्थ हुआ, नीचे वाला साउथ हुआ। तो साउथर्न हेमिस्फीयर को जो है रिप्रेजेंट करने वाले ये 5 देश है, और पांचों देश जो इकोनॉमिकली क्या है, बहुत ज्यादा कैपेबल है, यानी साउथ में इकोनॉमिकली कैपेबल है ना। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हालांकि इनका जो डेवलपमेंट बैंक है उसका राजधानी कहां पे है? उसका राजधानी संघाई में है, चाइना में है ना। ब्रिक्स का ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंडिया, चाइना, रसिया तीनों इसका मेंबर है। बोलो हेडक्वार्टर बोले तो संघाई, या तो अब ये तो तमाम चीज बताएं हम। ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? राइजिंग कंट्री ऑफ द साउथ, यानी साउथ का सबसे राइजिंग इकोनॉमी, मतलब जो बहुत बेहतर कर रहा है इकोनॉमी, उनको कहा जाता है ब्रिक्स। ये मेनली बनाया गया है कि साउथर्न हेमिस्फीयर को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। जिस तरीके से G7 है उसी तरीके से G7 नॉर्थ का हो गया, और हमारा क्या हो गया? ईस्ट का, यानी साउथ का क्या हो गया? साउथ का हो गया ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा ये काम कर रहा है सभी से मिलकर। इवन जो है SCO, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी के टाइम पे जो है एक और ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसको कहा जाता है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है। इसका राजधानी देखोगे तो बेजिंग में है, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मेनली क्या है? एक सिक्योरिटी और इकोनॉमी, ये एक तरीके का संघाई बेजिंग में है। कैपिटल, द हेडक्वार्टर ऑफ SCO वाज सिचुएटेड इन बेजिंग, चाइना। ओके, अभी तो मीटिंग में गए थे ना। इंडिया वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द SCO, बट इंडिया वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट, एज अ ऑब्जर्वर। अभी जो मोदी जी गए थे, पुतिन से मिले चाइना में जाके, तो चाइना के में जाकर पुतिन की गाड़ी में बैठ गए तो पूरा तहलका मच गया कि भैया पुतिन की गाड़ी में कैसे बैठ गए। चाइना अमेरिका वहां से पागल हो गया कि भैया कैसे हो गया। जाइए वो तमाम चीजें हैं, लेकिन SCO एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका काम ही है क्या करना? सिक्योरिटी देना। तो इसमें जितने भी जो ईस्ट के कंट्री हैं, यानी ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्री हैं, जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, तजिकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये तमाम देशें क्या होते हैं इसमें आती हैं। अंडरस्टैंड? तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन से दुनिया में जो लोग बेसिकली क्या करते हैं, काम करते हैं। और यहाँ पे तो हम बता ही दिए कि इन्वायरमेंटल कुछ क्या है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत तरीके का कॉन्फ्रेंस हुआ, और ये SCO जो अभी रिसेंटली में जो है हमारे देश में हुआ। बाकी सारा तुम लोगों को पता है, सार्क के बारे में और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो लिख लो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है मात्र जो कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था। और नेटो इज बेसिकली अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द कलेक्टिव, इट प्रोवाइड्स कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द अमेरिकन एलाई, यानी अमेरिका के जितने भी यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन सुरक्षा का जिम्मा कौन लेकर रखा है? नेटो। और नेटो तो कोल्ड वॉर के टाइम पे 1949 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर देखोगे तो हेडक्वार्टर इसका है बेल्जियम, है ना। इसका हेडक्वार्टर अगर एक्चुअली देखा जाए नेटो का, तो इसका बेल्जियम। ये एक तरीके का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी सभी देशों का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो देश इसका मेंबर है वो सभी देश को क्या करता है? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड? अब ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अब इसका मीटिंग है 2026 में, जहां पे बात किया गया कि हम कैसे दुनिया के सारे देशों को जो है हम सिक्योरिटी, मतलब यूरोप की सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए, रसिया यूक्रेन के ऊपर बात करने के लिए, है ना। अभी बोला जा रहा है कि अभी नेटो का जो बैठक होगा, अभी बोला जा रहा है कि तुर्की में इसका बैठक होगा रिसेंटली में भी। ये जुलाई के आसपास जो है, 7 जुलाई 8 जुलाई के आसपास जो है ये नेटो का बैठक होने वाला है फिर से। तो सोचो, एक नेटो ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था, वो भी इसलिए बनाया गया था ताकि जो है रसिया का जो एक्सपेंशन है, उस रसिया के कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को क्या कर सके? रोका जा सके। लेकिन आज सोवियत रसिया नहीं है, USSR नहीं है,
है ना। आज रसिया का अपना ऑर्गेनाइजेशन जो था पहले, वेस्टर्न वेस्टर्न कम्युनिस्ट ग्रुप, आज वो भी नहीं है, लेकिन जाइए वो नेटो आज भी काम कर रहा है। तो ये भी देखा जा सकता है, इट इज द सिंबल ऑफ द कोल्ड वॉर, ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी काम कर रहा है। तो ये तमाम है ना। और बाकी तो तुम लोगों को पता है, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक एंड यूनेस्को, ये तमाम तरीके का जो है क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि डब्ल्यूटीओ कब बना। तो डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ 1995 में बना, लेकिन इसका प्रीवियस नाम क्या था? इसका प्रीवियस नाम था गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। वो कब बना? 1948 में जो है गैट बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम आगे जाकर चेंज करके WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन काम क्या होता है? पूरी दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल करना और उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। इवन जो है इसके अलावा देखा जाए तो और एक ऑर्गेनाइजेशन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मेन काम क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना देशों को, जो देश बैंकरप्ट हो गए या जिनके पास पैसा छापने के लिए पैसा नहीं होता है, उन देशों को जो है, जब वो देश मॉनिट्रियल मतलब वहां पे फेलियर हो जाता है, जब उनका मॉनिट्रियल पॉलिसी फेल हो जाता है, तो उस समय क्या करते हैं? ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि बनता है 1944 में, है ना। और इवन वर्ल्ड बैंक, इसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है वो भी 94 में बनता है। वर्ल्ड बैंक, इसका मेन काम होता है लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना। ये तब लोन प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है, रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, अलग अलग चीज बनाने के लिए। बट ये दोनों IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का निर्माण होता है एक कॉन्फ्रेंस है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944। अंडरस्टैंड? तो ये तमाम तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाया गया। हालांकि वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम था IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, ये तमाम चीज है। इवन एक और आया UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। इवन यूनेस्को आया 1945 में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। UJR नहीं बोले, UDHR बोले। UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में बना, जिसमें 30 राइट दिया गया कि पूरे दुनिया के लोगों को 30 तरीके का जो है राइट्स होगा, है ना। UDHR। उसके बाद देखा जाए तो लास्ट यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945। द कैपिटल, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को वाज सिचुएटेड इन पेरिस। तो ये तमाम तरीके का हम लोगों का क्या था? समिट था, जो बहुत सारा ग्लोबल समिट होता है। तो जितना भी क्वेश्चन आए इसी समिट के अंदर से आएगा, अगर क्वेश्चन आया तो इससे, ठीक है। और अगले दिन जो है हम लोग और कुछ जो है पढ़ लेंगे, ज्यादा बचा नहीं है करेंट अफेयर्स में भी, है ना। जो है रिसेंट का थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, बट जो भी है सारा एक एक करके टॉपिक जो है हम लोग पढ़ ले रहे हैं। ये जितना भी पढ़ा एक बार देख लेना, याद हो जाएगा। सीक्वेंस में याद करोगी, समझ के याद करोगी तो याद हो जाएगा, इजी है, क्योंकि ये क्लास 12 में भी हम एक बार पढ़ाए हुए हैं ये तमाम चीज। ठीक है, थैंक यू।